So, good morning, friends. We start our Hindu discussion of June 23rd, 2021. तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जून का। जो एडिटोरियल फर्स्ट सेक्शन आता है वो आता है काउंटरिंग जो कर रहा है पॉलिटिकल एक्ट दैट हैज़ लीगल गैप। ये जो बात करें सीडिशन एक्ट की बात करें, सीडिशन जो आपका एक्ट है उसकी बात करें और सेक्शन 124A जो है उस चीज़ की बात करें। रिसेंटली क्या किया गया है, जो कर्बिंग द स्पीच रिसेंटली बात जो कर रहे हैं, जो लक्षद्वीप में अभी अमेंडमेंट रूल चेंज मतलब रूल्स लेके आ रहे हैं लक्षद्वीप के लिए। तो कर्बिंग द मतलब उसकी जो आप बोल सकते हैं जो उसकी राइट्स है या फिर बोल सकते हैं जो उनके राइट्स हैं उनको कर्व करने की बात की जा रही है। वो हम पढ़ेंगे डिफरेंस उसमें जब वो लॉ पास हो जाएगा, रूल्स पूरी अच्छी तरह आ जाएंगे उसके बाद पढ़ेंगे। वैसे मैंने एक दो बार वो पढ़ा भी दिए हैं, रूल्स रेगुलेशन किया। तो वहाँ की एक्ट्रेस थी, उन्होंने कुछ स्पीच दी थी अगेंस्ट द मोदी मतलब अगेंस्ट द गवर्नमेंट के, और बायो वेपन बोला था एक तरीके से किसी टेलीविज़न के उसके इंटरव्यू के अंदर कि जो लक्षद्वीप में ड्राफ्ट आया है, जो ड्राफ्ट रिफॉर्म्स आए हैं वो जस्ट अगेंस्ट हैं इस सब चीज़ के। तो इसको बायो वेपन उन्होंने यूज़ किया था, तो उन पर क्या लगाया गया था, सिडिशन का केस उनके ऊपर लगा दिया गया था सेक्शन 124A से रिलेटेड। तो वही सारी इसमें बात की गई। ये रूल्स हैं बहुत पुराना है, इवन गांधी जी ने के ऊपर भी ये लगा था, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर लगा था। फिर उन्होंने अपनी सॉरी मांग लिया, उनको बेल भी मिल गई है कि बायो वेपन जो उन्होंने रिमार्क किया है इस मिस्टेक से उन्होंने कर दिया है एंड शी वॉज एंट्रैप्ड। तो इन्होंने अपनी मिस्टेक भी मान लिया, सॉरी भी बोल दिया। अभी लेसन फ्रॉम द हिस्ट्री, तो ये बोलते हैं कुछ लेसन्स हमें हिस्ट्री से लेना चाहिए। वो क्या लेसन्स है, इस सेडिशन अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC इन मतलब कि इंसर्ट किया गया था कोड इन 1870 में, इसको अंदर लेके आया था, इंसर्ट किया गया था। और ट्रायल 1922 में गांधी जी के ऊपर भी सेडिशन चार्ज लगाया गया था, ठीक है। रिलेटेड टू उन्होंने अपने अखबार में कुछ लिख दिया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या बोला था, परहैप्स द प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शन ऑफ IPC, ये एक तरह से बनाया गया है सरप्रेस करने की लाइबिलिटी ऑफ द सिटीजन, एक तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सरप्रेस करना है लाइबिलिटी ऑफ द सिटीजन। तो हमारा पहला पॉइंट क्या आता है, इट्स सरप्रेस द लाइबिलिटी ऑफ द सिटीजन, लाइबिलिटी ऑफ द सिटीजन। तो फर्स्ट पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ द सिटीजन। सेकेंड है वंस ही अटेम्प्ट द चार्ज मतलब कि प्रीचिंग कर देगा, डिसअफेक्शन कर देगा टूवर्ड्स द एग्जिस्टिंग डिसीजन, जस्टिफाई his act and said that it was his duty to do so as it is. A sin has affection for the system, एक तरह से एक sin है किस पे, affection for the system के ऊपर। यही सारी बात इन्होंने की थी। गलत चार्ज है कि आपकी कर्बिंग किया जाता है आपकी स्पीच को। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें क्रिटिसिज्म है, मैंने अपने नोट्स में तैयार किए हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या क्या इसके अंदर आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इवन गांधी जी कई बार लगाया, फिर ये तो प्री हिस्ट्री पीरियड में लगा था गांधी जी पे, मतलब कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में किस पे लगाया, यानी कि ये तो प्री इंडिपेंडेंट में जो हिस्ट्री में आपके थे बाल गंगाधर तिलक हो गए, गांधी जी हुए, और पे लगा। रिसेंटली जो लगा था सबसे केदारनाथ सिंह का केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, इन पे भी केदारनाथ सिंह पे लगा था। तो कोर्ट ने इसमें क्या कहा था, आप किसी इंसान पे तब आप सिडिशन का चार्ज लगा सकते हैं अगर वो कोई स्पीच देता है या फिर कोई स्लोगन देता है, उससे कोई आपका सोसाइटी में डिसऑर्डर हो, कोई वायलेंस हो, ठीक है ना। मैंने कोई स्पीच दी, मैंने कोई स्लोगन दिया, मेरी स्पीच से सोसाइटी में क्या होता है कि कोई वायलेंस हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, तभी आप पे सेडिशन चार्ज लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। और रिसेंटली अभी विनोद दुआ का केस हुआ है 2021 में, ये रिसेंटली केस है, ठीक है। उसमें बोला है कोर्ट ने क्या कहा है, जर्नलिस्ट कैन नॉट बी बुक फॉर सेडिशन फॉर एक्सप्रेशन डिसेंट। अगर वो एक्सप्रेशन अपने दिखाने चाह रहे हैं और एक करेक्ट वे में एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, कोई फेक मिसलीडिंग नहीं कर रहे हैं, एक करेक्ट वे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जर्नलिस्ट बुक नहीं किए जाएंगे आप सेडिशन के अंदर। तो इन्होंने ये भी बात इसके अंदर बोल दिया। द एविडेंटली द चार्ज एंड द कन्विक्ट वर्ब द पॉलिटिकल, आपको पता ही ये सब पॉलिटिकल इफेक्ट से होता है, कोई लीगल इफेक्ट तो है नहीं, उन्होंने किया है। तो एक तरह से पॉलिटिकल इफेक्ट से किया जाता है कि पॉलिटिकल अपनी पॉलिटी को बात मनवाने के लिए, उनको बात कर्व करने के लिए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, आर्टिकल 19A1 को दबाने के लिए, तो ये सब चीज़ का यूज़ किया जाता है। एक तरह से बोल सकते हैं ये आपके डार्कोनियन लॉ है, मतलब कि एक तरह से डराने वाला लॉ बोल दो, डार्कोनियन लॉ, ऐसे मैं पढ़ लेता हूँ। फिर एक इन्होंने बात की है नेशनल जो आपका क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है NCRB, ये कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर निकालती है, हर साल निकालती है। इसमें कुछ रिकॉर्ड होते हैं क्राइम्स के कि किसका क्राइम इस साल कितना कम हुआ, कितना बढ़ा। तो इसमें बोला गया है कि 2016 से 2019 में कि
कि ठीक है 160% जो क्राइम है अंदर, जो सिडिशन के अंदर केस रजिस्टर्ड हुए हैं, यानी कि 2016 से 2019 तक 160% केसेस बढ़ गए हैं किससे रिलेटेड, जो सिडिशन केस के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं। पर एक चीज़ आप देखो, जो कन्वेक्शन है, मतलब कि उनको गिल्टी माना गया, मतलब उनको सज़ा हुई है, मतलब बोला गया कि हाँ आपने सही में किया है, उसका जो परसेंटेज है वो कम हो गया। केसेस का परसेंटेज बढ़ा है रजिस्टर्ड होने का, पर जो सज़ा मिलने का परसेंटेज है वो 33% से 3.3% हो गया। तो यानी कि क्या लगता है कि आप फेक केस रजिस्टर्ड कर रहे हो, एक तरह से शो करता है। ये डाटा गवर्नमेंट का ही डाटा है, इस डाटा को आप मेंशन कर सकते हैं मेंस में लिखने के लिए कि 160% इंक्रीज़ हुए हैं, पर जो कन्वेक्शन रेट है ड्यूरिंग द पीरियड वो कम हुआ है। द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम ए पनिशमेंट। तो ये खुद देखा जाता है कि एक तरह से आप ज़बरदस्ती आपके ऊपर ही लगाया जा रहा है। फिर उन्होंने यही बात की है कि इसके अंदर जाने की, इसे देखना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए, पॉलिटिकल है क्या चीज़ है। फिर ये बाल गंगाधर तिलक पे भी लगा था 1897 के अंदर। उन्होंने अपनी जो केसरी, उनकी पत्रिका आती थी केसरी, जो मराठी में पेपर होता था, उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था गवर्नमेंट का। तो उससे क्या हुआ था, कुछ मतलब दंगा भड़क गया था थोड़ा, मतलब उस टाइम पर थोड़ा चीज़ें हो गई। तो 18 मंथ की उनको सज़ा भी हुई थी। तो यही सारी चीज़ होगी, इसमें बात की गई है कि अगर सोशल डिसऑर्डर होता है, सोसाइटी में कोई वायलेंस होता है, तो आपको माना भी जाएगा चलो आपने गलत स्पीच दी, उससे दंगा बढ़ गया। पर केदारनाथ सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल चुका है, अगर कोई ऐसा चीज़ नहीं होती है, अगर सब चीज़ माहौल शांत रहता है, कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, कोई वायलेंस नहीं होता है, तो वो जो केस होगा वो रजिस्टर्ड नहीं होगा इसके अंदर। ये बलवंत सिंह का केस है 1955 में, स्लोगन द इंडिपेंडेंट सिख। अगर आपने स्लोगन कोई दिया है, उससे कोई वायलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, तो भी आप सिडिशियस के अंदर नहीं आपको ऐड किया जाएगा। तो बलवंत सिंह का केस था। 2014 में क्या बताया गया कि स्पोकन राइटिंग, ट्वीट, इन सब चीज़ को गवर्नमेंट कर्व भी कर रही है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ ट्वीट कर रहा है, या फिर कोई राइट कर रहा है, उसको कर्व किया जा रहा है। तो पीपल मूवमेंट एक तरह से स्टार्ट हो गया है बिहाइंड द, मतलब कि जो इनोवेशन है द लॉ की, द क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, कि लॉ किस चीज़ के लिए बनाया गया था और आपने किस चीज़ के लिए कर दिया, तो एक सोसाइटी के अंदर डर पैदा हो गया। फिर ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट्स जो इंडिया की हैं, इनको सुयो मोटो लेना चाहिए, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म को आगे आना चाहिए और इस लॉ के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर ये लॉ है, मतलब ऐसा लॉ है, तो इस लॉ को भी उनको मतलब बंद कर देना चाहिए। तो सुयो मोटो एक्शन में खुद सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को आगे आना चाहिए और अपना जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, अगर कोई लॉ बनाया, उस लॉ में कुछ कमी है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर या एग्जीक्यूटिव पावर उस पर कुछ कर नहीं रही है, तो जुडिशरी आगे उठ के आती है, वो खुद एक्शन लेती है, खुद उस लॉ को, अगर वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको बैन कर देती है। तो इसे ही बोलते हैं कि जुडिशरी को आगे आना। तो जुडिशियल एक्टिविज्म डेट ओवर द टाइम डिमांड, मतलब जैसे टाइम की डिमांड है, इसको आगे लाना चाहिए। आप देख सकते हैं ना, केसेस को देख सकते हैं, कितने केसेस हैं, कितने कन्विक्टेड हो रहे हैं। तो पहले पेपर में ये न्यूज़ है, इससे हम पढ़ेंगे अपना, इससे पढ़ेंगे आपका सिडिशन। अभी क्या IPC 124A है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ 124A के अंदर आता है। हाउएवर बाय वर्ड से आपने कुछ बोला, या आइदर स्पोकन बोला, या रिटन में आपने कुछ बोला, या साइन से आपने कुछ बोला, कोई आपने विजिबल रिप्रेजेंटेशन दी, मतलब कि, या फिर अदरवाइज कुछ भी आपने अटैम्प्ट किया जो हेटेड है, जो मतलब कि हेट्रेड है या फिर कंटेम्प्ट है किसी भी चीज़ का, मतलब डिसअफेक्शन है गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ आपने कुछ ऐसा बोला कि आपको इस्टेब्लिश करता है बाय द लॉ ऑफ इंडिया शैल बी पनिश्ड, आपको पनिश किया जा सकता है, उम्र भर की सज़ा हो सकती है, आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, पूरे उम्र कैद हो सकती है। टू विच फाइन मे बी एडिड, आपको सज़ा भी हो सकती है, यानी कि उम्र कैद भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है, या दोनों एक साथ आपके लगा दिया जा सकता है। व्हाट इज़ डिसअफेक्शन टूवर्ड्स गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ क्या है डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन इंक्लूड डिसलॉयल्टी, आप गवर्नमेंट के खिलाफ हो कैसे भी, एंड ऑल द फीलिंग ऑफ एनिमिटी, या कुछ भी आप फीलिंग कर रहे हो डिसलॉयल हो गवर्नमेंट के खिलाफ, तब आपको लगाया जा सकता है। ठीक है। व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज ऑफेंसिव अंडर सेडिशन, क्या चीज़ नहीं है। व्हेन द कमेंट disapprove of government measure, but when the view is altered than the lawfully, the comment is express the deapprobation of the measure of the government in the view that the abstainer alter the lawful meaning existing attempt of the law to contempt of disaffection। ठीक है, ये भी चीज़ें, जो भी चीज़ डिसअफेक्शन में, देखो ये तो बहुत वेग टर्म है, क्या क्या इसके अंदर नहीं है। व्हाट आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूट एंड ऑफेंसिव अंडर डी
इतना टर्म्स आपको याद नहीं रखना है, ये बहुत चीज़ें इसमें ऐड करने लिखता हूँ कि पढ़ लें एक बार, क्योंकि बस एक बार आप पढ़ लो तो बस आपको डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, डिसलॉयल्टी एंड फीलिंग ऑफ एनिमिटी, आपको बस इतना ही याद रखना है। व्हेन द कमेंट इज डिसअप्रूव टू द गवर्नमेंट कुछ भी अच्छा ना लगे, क्योंकि सेडिशन में कोई ऐसी चीज़, ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से कि क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो गवर्नमेंट कुछ भी लगा सकती है, कभी कोई कमेंट पे लगा देगी, कभी आप कुछ लिख दोगे तो भी लगा देगी, तो गवर्नमेंट के ऊपर वो गवर्नमेंट का विवेक बनता है किस चीज़ पे लगाना है। अभी पनिशमेंट कैसा है, सेडिशन आपके ऊपर लग गया चार्ज, ये पनिशमेंट कैसा है, ये पनिशमेंट नॉन बेलेबल ऑफेंसिव है। नॉन बेलेबल बेलेबल ऑफेंसिव में अंतर क्या होता है, जो ऑफेंसिव होते हैं बेलेबल, इसका मतलब ये नहीं आपको बेल नहीं मिलेगी, जो बेलेबल होते हैं उनको मतलब जो वहाँ का पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन देखा ना आपने मूवी में, देखते हो कि वकील आता है थाने में कि बोलते हैं मैं कोर्ट से लिखवा के लिए आया हूँ, ये लो इनकी बेल हो गई है, तो आपको वो पुलिस स्टेशन जो पुलिस ऑफिसर होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो आपको थाने से ही बेल दे देगा। एक होता है नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल में क्या होता है कि आपको उस पुलिस ऑफिसर बेल नहीं दे सकता, इसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट ही आपको बेल देगी, तो एक तरह से नॉन बेलेबल ऑफेंसिव है, कोर्ट बेल देगी, जज बेल दे सकता है। इसमें आपको 3 साल से लेकर पूरी ज़िंदगी भर तक की सज़ा हो सकती है और आप पे फाइन भी लगा जा सकता है। इफ़ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंसिव इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट जॉब, अगर इसके अंदर आपको एक बार गिल्टी मिल जाती है, यानी कि आप प्रूफ किया कर दिया जाता है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल सकती। कुछ हिस्ट्री में बता रहा हूँ मैं। थॉमस मैकॉले, द फेमस ऑफ मैकॉले, जो मिनट लाए थे इंडियन एजुकेशन 1835 में, ड्राफ्ट द पैनल, उन्होंने एक ड्राफ्ट किया पैनल 1837 में कि सेडिशन जो है उसको रिप्लेस, मतलब कि प्लेस किया जाए, ये पीनल कोड है ना अपनी, उसके अंदर उसको लाया जाए, पर सेक्शन 113 के अंदर इसको लाया जाता है स्टार्टिंग में, पर लेटर डे खत्म हो गया, लाया नहीं गया, कोई वजह होगी, कुछ टाइम पे वजह होगी, ये आपको पढ़ना नहीं है। फिर दोबारा इसको अमेंड करके इंट्रोड्यूस किया गया सर जेम्स स्टीफन के द्वारा। ब्रिटिश इन इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस, दोबारा इन्होंने सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सब चीज़ इंट्रोड्यूस की, फिर दोबारा ख़त्म हो गया। फिर जब IPC अमेंडमेंट आया 1898 में, इट मेड अमेंडमेंट टू चेंज द ब्रॉड थ्रू द पीनल कोड के अंदर आया 1870। फाइनली ये अमेंडमेंट कर रहे थे 1898 में, जो इंडियन पीनल कोड को उन्होंने थोड़ा चेंज किए और इसमें ऐड किया सेक्शन 124, जो सेट करता है सिमिलर, यानी कि अंग्रेज क्यों लेगा, जो भी अंग्रेजों के खिलाफ या उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा उसको इसके अंदर रख के और क्या कर दिया जाएगा, जेल की हवा खिला दी जाएगी। इसके अंदर यही था। केसेस क्या था रिलेटेड टू सेडिशन, जो इंडिया में प्री, मतलब कि इंडिपेंडेंस टाइम पे, यानी कि आज़ादी से पहले कौन से केसेस थे, बहुत सारे केस थे। क्वीन इम्प्रेस वर्सेस जोगिंदर चुंदर बोस का भी केस था 1871 में, जो जोगिंदर बोस थे उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखा था, जो कंसेंट एक्ट था 1891 का, उसके खिलाफ लिखा था। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि डिसओबेंस जो टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो उनके ऊपर लगा दिया गया था। तो पहले शिकार इसके 1891 में कौन थे, वो थे आपके जोगिंदर सी बोस, बस आप याद रखो इनका नाम। फिर 1897 में कौन आएंगे, 1897 में आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक आएंगे, सॉरी ये लोकमान्य तिलक आएंगे। तो उसमें बाल गंगाधर तिलक ने कुछ पब्लिश किया था, रिपोर्ट अपनी अंदर कुछ पब्लिश कर दिया था, क्योंकि प्रोफेसर थे, पेपर लिखते रहते थे, तो मराठी किंग शिवाजी बाय द प्रोफेसर इन्होंने कुछ पब्लिश कर दिया था। तो उसमें क्या हुआ, इनके ऊपर सेडिशन चार्ज लग दिया जाता है, तो इनको भी जेल में भेज दिया जाता है। द तिलक रिपोर्टेड देयर सेलिब्रेशन एज शिवाजी, जो उस टाइम फेस्टिवल की चल रहा था, केस जो मराठी था उस पेपर में कुछ लिखा होगा, अगेंस्ट द केस ऑफ प्रिसाइडिंग बाय द जस्टिस, जो ऑथर उनका जो केस था उसके ऊपर कुछ लिखा होगा, तो इनको भी जेल की हवा खानी पड़ी थी 18 मंथ तक। तो सब दूसरे शिकार कौन थे आपके, लोकमान्य तिलक। तीसरे शिकार आएंगे इसमें फिर दोबारा लोकमान्य तिलक, जब आपको सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, सूरत स्प्लिट, यानी कि मॉडरेट और नॉन मॉडरेट अलग हो गए थे, एक्सट्रीमिज्म बोल दो या मॉडरेट बोल दो, अलग हो गए थे, उनके विचार सेम नहीं थे, तो उन्होंने फिर दोबारा केसरी में पब्लिश कर दिया। द काउंटर आपका मिसफॉर्च्यून, ठीक है ना, तो उन्होंने दोबारा कुछ अगेंस्ट पब्लिश कर दिया। तो अंदर क्यों किया गया था, क्योंकि इंग्लैंड ने देखा कि, मतलब ब्रिटिश ने देखा कि अब तो टूट ही गए हैं, कि कांग्रेसी खुद ही अलग अलग हो गए हैं, तो इनको उठा के, ये एक्सट्रीमिस्ट थे, थोड़े एक्सट्रीमिस्ट स्वभाव के थे, इनको उठा के जेल में रख दिया। तो इनको जेल में लेके चले गए, तो इनको फिर 6 साल की सज़ा हुई। फिर 2012 के आसपास या के बाद छोड़े गए थे। फिर उसके बाद में लास्ट में महात्मा गांधी आ गए, महात्मा गांधी को भी जेल में रखा गया। उन्होंने यंग इंडिया जो उनकी पत्रिका आती थी उसके अंदर लिख दिया कुछ अंग्रेज़ों के खिलाफ,
तो उनको भी जेल में रख दिया गया कि प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शन ऑफ द इंडियन पैनल को, इनको भी अंदर रख दिया गया, पर इनको जल्दी छोड़ दिया गया था क्योंकि ऊपर से प्रेशर बहुत आ गया था। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब कि आज़ादी के बाद वाले कौन कौन से, उसमें बृजभूषण है, एक ऑथर है द स्टेट ऑफ इंडिया 1950 में इनको। फिर उसके बाद रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास को इनको रखा गया था। रिस्ट्रिक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पहले क्या किया गया था कि वही रिस्ट्रिक्शन था, स्पीच आप ऑन द ग्राउंड आप डिस्टर्ब कर रहे हो पब्लिक ऑर्डर को, वॉज द अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि डिसीजन ऑफ द कोर्ट प्रमोट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जब कोर्ट ने क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, जब इनको अंदर डाल दिया गया, क्या मतलब ब्रजभूषण को या रोमेश थापर को अंदर डाल दिया गया जेल में। ये दिल्ली की स्टेट से लड़ रहे थे, ये मद्रास की स्टेट से, जब अंदर डाल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि आप कर्व कर रहे हो किसी की इंसान की स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, स्पीच को कर्व कर रहे हो तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो गवर्नमेंट देखती है नहीं हम तो ठीक करेंगे, तो गवर्नमेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है। उसमें आर्टिकल 19(2) के अंदर चेंज करती है। क्या चेंज करती है, वो चेंज करती है द अंडरमाइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट वर्ड को चेंज करती है, किस चीज़ से, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर से चेंज कर देती है। ठीक है, फिर केदारनाथ का केस आ गया स्टेट ऑफ बिहार 1962 में, इनके ऊपर भी केस हो गया क्योंकि मेंबर ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर वो करते थे, स्पीच देते थे, जा जाके जगह जगह पे चेंजिंग लाने हैं, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है इनके केस में, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि स्पीच और राइटिंग, मतलब एक तरह से ये स्पीच और राइटिंग अगर सब वंटिंग है द गवर्नमेंट वायलेंट मीन, मतलब गवर्नमेंट को वायलेंट है, कोई रिवॉल्यूशन ये होता है या कुछ भी होता है, द फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब कि इंसाइटेड टू काउंटेड एज सेडिशन। आप सीधी सीधी बात बोलो, ये क्या बोलेगा, इस पूरे केस बोलेगा, अगर आपने कोई स्टेप लिया और उससे क्या होता है, पब्लिक ऑर्डर डिसऑर्डर हो रहा है, यानी कि लड़ाई दंगा भड़क रहा है, या फिर कोई भी वायलेंस क्रिएट हो रहा है उनके स्लोगन से, स्पीच से, कुछ भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, तो ही आप सिडिशन केस के अंदर उसको रजिस्टर करेंगे 124A के अंदर, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो उस केस में आपको याद रखना है ये वाला केस, ये केस का नाम आपको याद रखना है, कुछ याद मत रखो आप, इस केस का नाम याद जरूर रखो। केदारनाथ सिंह केस में क्या बताया था, केदारनाथ केस के बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज़ होगा क्योंकि पहली एक बार जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो इस केस से ही रिलेटेड सबसे बड़ा जजमेंट आया था। फिर बलवंत सिंह का केस हुआ था। बलवंत सिंह ने क्या कहा था, ये सिख थे जो अकाली वकाली थे, ये सिख थे, तो ये स्लोगन देते हैं जगह जगह पे जाके चीज़ों के बारे में। इंदिरा गांधी के इन्होंने खिलाफ दिया था क्योंकि जो इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हुआ था, मतलब किलिंग हुआ था, ये सब हुआ था, वो ठीक है उन्होंने हमारे धर्म पे कराया था, तो स्लोगन कुछ दिया होगा, तो इन पे भी केस रजिस्टर्ड कर दिया गया था। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही बोलता है, सुप्रीम कोर्ट अगर वो स्लोगन, ठीक है ना, अगर वो स्लोगन कोई पब्लिक ऑर्डर डिसऑर्डर कर रहा है, सारी बात वही है, तो ही आप सिडिशन केस में ला सकते हो। वाई कैन सिडिशन लॉ बी इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, देखो ये चीज़ नहीं है कि ये लॉ इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ जो चेक करने के लिए जो एंटी नेशनलिस्ट है या फिर कोई सेसेशनिस्ट है या कोई टेररिस्ट एलिमेंट है, उसको कम करने के लिए, जो सोसाइटी में जाके पब्लिक ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, कोई वायलेंस कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है कोई आपकी इम्यूनिटी को, तो इन सब चीज़ को रोकने के लिए चीज़ बनती है। यानी कि पब्लिक ऑर्डर हो गया इधर, इधर हो गया आपके वायलेंस हो गया, और इधर हो गया आपका इंड्यूस कर रहा है एनिमिटी। तो इस सब चीज़ को इट हेल्प द स्टेबिलिटी रखता है कि इलेक्टेड, देखो अब गवर्नमेंट है, कोई भी मुंह उठा के बोलना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट नहीं कर दिया, गवर्नमेंट नहीं कर दिया, तो एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। गवर्नमेंट हर कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, हाँ कोई डेमोक्रेसी में राइट है, पर एक गुड क्रिटिसाइज़ करना, कि चीज़ों को गुड क्रिटिसाइज़ करना, ये नहीं कि आप बिना फजूल की चीज़ों पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करो। तो इससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी हैम्पर होते हैं, तो स्टेबिलिटी बनी रहती है ऐसे एक्ट से, तो वो स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर ये चीज़ हो ना, अगर ऐसी कोई चीज़ सिडिशन चार्ज हो ना, तो आप किसी का भी उल्लंघन कर सकते हो, किसी भी चीज़ का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ का कर सकते हो, भले से आपकी गवर्नमेंट है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी गई तो पब्लिक द्वारा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एग्जीक्यूटिव उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनका आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो कंटेम्प्ट क्या है कि गवर्नमेंट कैन चेक, कि गवर्नमेंट चेक करती है कि सही है गलत है, फिर उसके कोर्ट में केस चला जाता है, तो कोर्ट भी उस चीज़ को सुनती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तीन चीज़ें इसके फेवर में आती हैं। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट किस चीज़ में, जो सीधे कॉलोनियल टाइम का है। देखो एक तो ये कॉलोनियल टाइम का है, और है क्या था आपका ड्रैकोनियन लॉ था, मतलब जैसे डराने वाला लॉ था, पब्लिक को डराता था, ये हमारी स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कम करता था, यानी कि A1 को कर्व करता था। इट ऑल्सो इल इफेक्ट द, मतलब एक
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था, मतलब कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हो गवर्नमेंट का, ठीक है ना, अगर वो सही वे में कर रहे हो तो उससे कोई दंगा नहीं भड़क रहा है, कुछ नहीं भड़क रहा है, तो एक तरह से गलत चीज़ है, डेमोक्रेसी का पार्ट है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना किसी चीज़ का। ब्रिटेन जो गवर्नमेंट इसको लेके आई थी ना, उसने खुद ख़त्म कर दिया उनका, जो उन्होंने खुद इसको रिपेल कर दिया, ख़त्म कर दिया। अभी तक इंडिया में उनका बनाया लॉ इंडिया में अभी तक चल रहा है। और जब आपके पास ऐसे लॉ हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट हैं आपके पास, तो आपको इस लॉ की ज़रूरत ही क्या है? इतने सारे लॉ आपने क्यों बना के रखे हैं? फिर इंडियन जो है उन्होंने रेक्टिफिकेशन चाहिए कि इंटरनेशनल जो कन्वेंट सिविल पॉलिटिकल राइट है, आप उसे क्या रेक्टिफाई कर चुके हो कि आपके पास जो आपके सिविल और पॉलिटिकल्स राइट हैं, जो आपके इंटरनेशनल कन्वेंट हुई थी सिविल और पॉलिटिकल, उसको रेक्टिफाई कर चुके हो, जो बोलता है कि राइट स्टेप टूवर्ड द एक्नॉलेज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो आपने रेक्टिफाई किया है 1979 में, इंटरनेशनल का जो आपका कन्वेंट सिविल पॉलिटिकल राइट है, वो किस चीज़ का बढ़ावा देता है? वो बढ़ावा देता है आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब आपको एक तरफ इसको भी रेक्टिफाई कर रहे हो और दूसरी तरफ ऐसे लॉ भी लेके आ रहे हो, तो एक तरह से रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर भी। तो इतना ही था सिडिशन के बारे में। हम चलते हैं हिंदू पर। जो दूसरी न्यूज़ आती है, बिग पिक्चर इज़ क्लियर, टॉप टू डाउन मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है ऊपर से आती है नीचे के साइड। ऐसा इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट कराया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने, और पता लगा जो मिस इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक 16% लोगों ने बिलीव किया, 14% यूट्यूब से चलता है, और 28% जो वाइड स्प्रेड पब्लिक कंसर्न है व्हाट्सएप पे चलता है ना, इंस्क्रिप्शन टू इंक्रिप्शन, तो 28% व्हाट्सएप से मिस इन्फॉर्मेशन चलती है। तो करता कौन है? पिक्चर इज़ क्लियर। इन्होंने किया कि मैनी इंडियन थिंक दैट मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेंडेमिक ऑफ्टन कम फ्रॉम द टॉप। जो पेंडेमिक की इन्फॉर्मेशन थी वो खुद ही, आपके न्यूज़ चैनल देखा होगा कि अब होगा ये, कब होगा ये हो गया, अब ये हो गया, तो एक तरह से वो भी एक मिस इन्फॉर्मेशन ही है, आपकी अंदर उतर रही है। इतना डराने वाली चीज़ नहीं है जितना आपको डराया जा रहा था, ठीक है ना। तो वो भी एक चीज़ होती है। तो एक ऊपर से आती है कि मीडिया जो मैसेजिंग एप्लीकेशंस है, उसके बाद कौन मोस्टली करता है? आप खुद देखो, पॉलिटिशियन है, आपके वो सेलिब्रिटीज़ है, अगर वो ऐसी चीज़ में लिप्त पाए जाते हैं, किसी चीज़ का ऐड कर रहे हैं, किसी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो एक फॉल्स और मिसलीडिंग ही चीज़ तो है ना। आपको वो उस चीज़ को बढ़ावा, एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, आगे मैं बताऊंगा। ये बात करते हैं कि कुछ पॉलिटिशियन ऐसे बोलते हैं यूरिन पीने से प्रोटेक्ट होंगे पीपल अगेंस्ट द कोविड-19, पर कोई साइंटिफिक फैक्ट तो लाओ, कोई एविडेंस नहीं है, कोई कुछ चीज़ नहीं है, ऐसे कैसे कोई चीज़ को मान सकता है? तो एक तरह से मिसलीडिंग ही तो किया जा रहा है चीज़ों का, कि आप ये पीने से, यूरिन पीने से होंगे, ये होंगे, वो होंगे। फिर जो इनक्रिप्टेड मैसेज होते हैं ना, सर्विसेज वाले भी प्लेटफॉर्म है, वो ज़्यादा चीज़ों के मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीपल फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं। बात कहाँ बिगड़ती है? एक बार आपने कोई इन्फॉर्मेशन देखी, उसको फैक्ट चेक नहीं करते लोग, उसको फैक्ट चेक नहीं करते। फैक्ट चेक मतलब एटलीस्ट आप उसे एक बार सर्च तो किया करो चीज़ों को, गूगल पे जाके, कहीं पे जाके आपको खुद मिल जाएगा, खुद पता लग जाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन कैसी है। एक मेरे पास, मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो अपने ही, एक मेरे पास वीडियो आई और उस वीडियो के नीचे, उसके नीचे लिखा था कि ये जो बंदा है, आप जो आपके मरीज है, जो भी मतलब जो पेशेंट है, उसकी क्या कर देता है, मतलब कि ऑक्सीजन बंद कर दिया करता था, और वीडियो में उसको मार रहे थे हॉस्पिटल में पुलिस वाले, यानी कि इसका बिजनेस चल पाए, कि एम्बुलेंस वाला था, ये सब की ऑक्सीजन बंद कर देता, लोग मर जाते थे, तो इसका बिजनेस चल पाए, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करने में, या फिर उन्हें घर ले जाने में डेड बॉडी को। और वो क्या बोल रहे हैं, ये निज़ामाबाद कोई हॉस्पिटल है, कहाँ का? आपका निज़ामाबाद हॉस्पिटल की है, ठीक है ना। पर जब मैंने वो वीडियो देखी, उसमें मराठी में लोग बोल रहे थे, और मुझे पता था निज़ामाबाद जो हॉस्पिटल है वो तेलंगाना के अंदर, तेलुगु में नहीं बोल रहे थे। तो मैंने जाके फैक्ट चेक किया, तो वहाँ पे लिखा था कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। तो इस टाइप की वो फॉरवर्ड करने लग जाते हैं। फिर यही बोला गया कि 100% रिकवरी ऑफ कोविड-19 इन 7 डेज, जो मेडिसिन बनाई थी, योग गुरु ने बनाई थी, कोरोनिल करके। तो एक तरह से गलत चीज़ है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, WHO ने प्रूफ नहीं किया उसे, किसी ने प्रूफ नहीं किया। इवन जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उसके बारे में बोलने लगे, हाँ ठीक है। फिर बाद में पता लगा जिसको लाइसेंस लिया गया उस चीज़ का, वो एज ए इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे लिया गया, ना कि ठीक होने के नाम पे लिया गया। तो ये सारी चीज़ें फिर अभी रिसेंटली क्या बोला कि WHO ने सर्टिफाइड कर दिया। फिर WHO ने कहा, मैंने ऐसा कोई बात नहीं बोला कि ये अनट्रू बातें हैं, कि अपने आप ही कोई भी बातें बोल देना। इतने बड़े जो औहदे पे इंसान बैठा है, अपने आप ही कोई बात बोलते हैं, चीज़ों को रिकग्नाइज करते हैं, तो ये गलत चीज़ है। इट इज़
ठीक है ना। एक तरह से अथॉरिटी इन इंडिया आर द मतलब कि सीरियस अबाउट द एड्रेसिंग जो मिस इन्फॉर्मेशन, आपको सीरियसली एड्रेस करना चाहिए इन चीज़ों को और क्लियरली रिकोगनाइज करना चाहिए जो आप मिस इन्फॉर्मेशन ऑफ्टन कम फ्रॉम द टॉप, जो ऊपर से आ रही है उसको तो बिल्कुल ही आप ध्यान रखो, क्योंकि लोगों को बहुत इन्फ्लुएंट करती हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जा। जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो किस चीज़ पे कि एक्टिविस्ट पे आपको जेल में डाल रहे हो, जर्नलिस्ट को कर्व स्पीच कर रहे हो, ट्विटर पे इतना ध्यान दे रहे हो, उससे ज़्यादा आपको जो सोचने की ज़रूरत है वो इंश्योर करना है सिटीजन कैन बी ट्रस्ट दैट द हेल्थ जो आपकी रेमेडीज है प्रमोट बाय देयर ओन गवर्नमेंट की। आप जो इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो ना, एक्टिविस्ट पे, जर्नलिस्ट पे, ट्विटर पे, स्पेस के लॉ बना रहे हो, अगर आप इंश्योर करो लोगों की हेल्थ वो आप प्रमोट करो, उसके लिए आप आगे आओ, उस चीज़ की ज़रूरत है, ना कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ बोलते हैं, एक तरह से इस चीज़ के बारे में लेके आओ। ये हो गया आपका आर्टिकल, तो आपके स्पीच के ऊपर था ये, मतलब कि कैसे मिसलीडिंग स्पीच आती है। दूसरी जो आती है वो आती है पॉलिसी क्रेप। अभी रिसेंटली मैंने आपको कल एक वीडियो डाली थी, मैंने उसमें बोला था जो ई कॉमर्स है वो एक जो ई कॉमर्स साइट है वो प्ले लेवल गेम नहीं क्रिएट कर रही है। मतलब कि कैसे, जैसे छोटे कस्टमर हैं, बड़े कस्टमर हैं, वो मैंने अब कल वीडियो में समझाया था, आज नहीं बताऊंगा, सारी वही बात करेंगे कि कस्टमर के उसमें कुछ लॉ चेंज किए जा रहे हैं। एक तो आपको उनको फुलफिल करना है, उनको अपॉइंटेड करना है, इनको भी जो ये हैं जो आपके ऑनलाइन ई कॉमर्स वाली हैं कि आपके चीफ कंप्लेन ऑफिसर हो, नोडल ऑफिसर हो, 24 आवर कोऑर्डिनेट करे इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ गवर्नमेंट की। जो आपकी इंपोर्ट करते हो गुड बाहर से मंगाते हो, उसको आप क्लियरली मेंशन करो कि इसका ओरिजिन कहाँ है। आप लिखा था ना मेड इन इंडिया, मेड इन ये, ठीक है ना, जो क्योंकि फेयर गेम मिले डोमेस्टिक गुड्स के लिए, आपको पता लगे कि कितनी आप बाहर की बेच रहे हो, कितने इंडिया की बेच रहे हो। इंडिया में आके आप फॉल बैक लाइबिलिटी, जो ऑनलाइन आप मार्केट में आप क्या करते हो, नॉन डिलीवर गुड्स, अगर आपने कुछ ऑर्डर किया किसी ने और उसे भेज नहीं रहे उसके पास, तो उसके लिए भी आप कैसे फॉल बैक लाइबिलिटी रखो, क्यों नहीं भेजा आपने। और जो ई कॉमर्स जो फ्लैश सेल करता है ना, फ्लैश सेल इंक्लूडिंग द बैक टू बैक वन, इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो इम्पैक्ट आता है वो छोटे कस्टमरों पे आता है। जो आप सस्ते में बेच रहे हो तो जो आपके ऑफलाइन जो वो चीज़ें हैं, ऑफलाइन जो आपका मार्केट है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इवन द ब्रीच द लॉ, ये कुछ चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के साथ भी खेलते हैं। तो इन सब चीज़ों की इसने बात की है कि जो IT लॉ है उसके साथ आपको मतलब जुड़ना है, एक्सरसाइज करना है ग्रेट ओवर द ऑल द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जो आपकी कंपटीशन कमीशन है जो इंडिया है वो क्या बोलती है, जो आप छोटे छोटे बिजनेस हैं, यू ओपन द प्रोब इनटू द बिजनेस प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो बिजनेस प्रैक्टिस में या प्राइसिंग प्रैक्टिस जो आप करते हो फेवर में करते हो सिलेक्टेड कस्टमर के लिए, कि सिलेक्टेड कस्टमर के लिए, तो ये भी एक गलत चीज़ है। आप तो ऐसे दूसरे कस्टमर को तो मतलब आप पीछे ही छोड़ रहे हो, ठीक है ना। और भी चीज़ें हैं कि आप देख सकते हो, जो रिटेलर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, छोटे छोटे वाले वो हैं, ऑफलाइन वर्क वो है क्या नाम, जो बेचने वाले हैं, उनको इम्पैक्ट पड़ता है सस्ती चीज़ें कि भैया मैं तो ऑनलाइन ले लूँगा, सस्ती आ रही है। तो ये सब चीज़ों का आप एक गेम डिस्ट्रॉय कर रहे हो। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है रिलेटेड टू द, मैं आपको पहले स्टोरी बताता हूँ, इसकी स्टोरी क्या है आपकी समझ में नहीं आएगी। एक प्लेन था, ठीक है ना, रानियर फ्लाइट थी और वो निकल रही थी कहीं बेलारूस के ऊपर से, क्योंकि स्पेस तो ले सकते हैं। तो MiG-29 एयर जेट आता है, ठीक है। लड़ाई चल रही थी आपकी बेलारूसियन जर्नलिस्ट के बीच में और एक रोम के कोई जर्नलिस्ट है, उनके बीच में लड़ाई चल रही थी। तो जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं वो ऑर्डर देते हैं, उन्हें पता लगता है कि कोई कॉमर्शियल फ्लाइट में जो जर्नलिस्ट है वो जा रहा है, ठीक है। तो बेलारूस का एक MiG-29 फ्लाइट जेट भेजते हैं हवा में, और जो सिविलियन जो नॉर्मल मतलब आपका एयरलाइंस होता है उसे बोलता है कि आपको टेक डाउन करो, नीचे उतारो। जैसे गाड़ी आती है ना, पुलिस वाले पकड़ने आते हैं तो गाड़ी लगा के उसे रोकना, तो ऐसे इन्होंने MiG-29 भेजते हैं, बीच में उतार लेते हैं। तो इन्होंने वायलेशन किया इंटरनेशनल लॉ का, जो आपके इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका इन्होंने लॉ किया है। तो सब जो कंट्रियाँ गुस्सा हो गई हैं कि आप कैसे जो पैसेंजर प्लेन है उसको कैसे आप टेक ओवर करके नीचे उतार सकते हो, ये गलत चीज़ आपने की है। तो उस पर केस चल रहा है, फिर उनकी जस्टिफिकेशन दे रही है बेलारूस गवर्नमेंट कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, उसका कंडीशन थी, हमें उतारना था ये वो। तो ये सारा केस है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कुछ भी केस नहीं है कि है तो गलत चीज़ ना। आप किसी का भी ऐसे एरोप्लेन किसी भी कंट्री का रुकवा के, मेरे पाकिस्तान से अमेरिका कंट्री का एरोप्लेन जा रहा है, मुझे लगा उसमें कोई हमारा ऐसा आदमी है कि पाकिस्तान का जिसको हमें पकड़ना है, तो हम अपने फाइटर जेट भेजेंगे और बोलेंगे नीचे उतारो इसे। नीचे उतारने तो आप तो ऐसे उसे क्या कर रहे हो, उसे एक तरह से हाईजैक कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ इसमें थी कि वायलेशन होता है इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें केस चला गया और वो आपने वायलेशन किया EU स्पेस लैंडिंग जो एयरपोर्ट है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक शिकागो कन्वेंशन है, वो क्या बोलती है, शिकागो कन्वेंशन जो हुई थी 1944 में, जिसके बाद ये संगठन बना था इंटरनेशनल सिविल
एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बना था। इसमें क्या हुआ था, बेलारूस ने भी साइन की हुई है, ठीक है ना। अब इसको प्रोहिबिट किया जा रहा है बेलारूस को कि आपने अनलॉफुल जो चीज़ें की है, गलत चीज़ की है। इसके अंदर आर्टिकल 19 मैं अपने मैंने नोट्स के अंदर उतारा है, उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर कुछ है कि इंटरनेशनल जो एयर सर्विस ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट होता है कि आप किस कंट्री के ऊपर ले जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, कंट्री का फ्रीडम होती है आपको उस कंट्री के ऊपर एयर स्पेस को यूज़ करने की, तो सारी चीज़ इसके अंदर होती हैं। बस आपको याद रखना है, ये जो होती है फ्लाई अक्रॉस द टेरिटरी विदाउट लैंडिंग, आप किसी की टेरिटरी से निकल रहे हैं विदाउट लैंडिंग, बेलारूस ने साइन नहीं किया, ना इधर रशिया ने साइन किया। बस आपको ये याद रखना है, ये वाली, ठीक है ना। कौन सी वाली, IASTA। पूछा जा सकता है क्योंकि करंट में इस चीज़ से केसेस चल रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा अपने नोट से, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन है, ठीक है। रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया था एयर स्पेस देने से इंडिया वालों को। इंडिया वाले कहाँ चले गए, ICAO में चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि दोनों ने साइन की हुई है। अब दोनों ने साइन किया तो इनको मानना पड़ेगा क्योंकि आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइन की हुई है। तो यही सारी बात थी। अभी ICAO क्या होता है, एक तरह से ICAO इज़ द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। अब आप क्या होगे, यूनाइटेड नेशन बाद में बना, ये पहले बन गया 1944 में, यूनाइटेड नेशन नियर अबाउट 1945 में बना। तो ये कैसे स्पेशलाइज क्या होता है, स्पेशलाइज एजेंसी का मतलब ये नहीं है UN के ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, ये UN से किसी न किसी साइन या ट्रीटी या कन्वेंशन या किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई है, इन्होंने साइन किया हुआ UN के साथ, तो इसलिए बोलते हैं स्पेशलाइज एजेंसी एस्टेब्लिश हुई थी 1944 में, लेड आउट द फाउंडेशन फॉर द स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर था पीसफुली ग्लोबल एयर नेविगेशन के लिए, कि आप पीसफुली यूज़ कर पाएँ। जो कन्वेंशन थी ऑन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन वाज साइन इन 7 दिसंबर 1944 इन शिकागो। इसे शिकागो कन्वेंशन भी बोला जाता है, शिकागो कन्वेंशन भी बोला जाता है। इट एस्टेब्लिश द कोर प्रिंसिपल टू परमिटिंग द इंटरनेशनल जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर की, ठीक है, एक तो परमिट करता है कि प्रिंसिपल इंटरनेशनल आपको कैसे यूज़ करना है। इट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ टू फोस्टर द प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग कैसे रखें, सो एज टू इंश्योर द मतलब सेफ होना चाहिए ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फैले। इंडिया ने इसे साइन किया हुआ है, 193 कंट्रियों ने ऑलरेडी साइन किया हुआ है। हेडक्वार्टर का इसका मॉन्ट्रियल में कनाडा के अंदर है, आपको याद रखना है। तो कुछ फिगर्स आप समझ लो, स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, 1944 में बंदी यहाँ पे है। सेक्टर के सिविल एविएशन के बारे में शिकागो कन्वेंशन आपको याद रखनी है, इस चीज़ से रिलेटेड है। इन इंडिया मेंबर है, हाँ इंडिया इसका मेंबर है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है शिकागो कन्वेंशन। एट द सेम टाइम इट हैज़ द वेरियस प्रोविजन अंडर द आर्टिकल 9, इट हैज़ द वेरियस प्रोविजन अंडर आर्टिकल नंबर 9 विच परमिट द सोवरेनिटी स्टेट राइट टू इम्पोज द मतलब रिस्ट्रिक्शन। जिसका आर्टिकल 9 है इस कन्वेंशन का, शिकागो कन्वेंशन का, उसका सेक्शन 9 क्या बोलता है, जो परमिट करता है कि सोवरेनिटी स्टेट की राइट टू इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन इंक्लूड इन्फोर्स लैंडिंग, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन चीज़ में दिया जाता है। एक्सेप्शनल क्या है, अगर आपको लैंडिंग करना है, कोई इमरजेंसी आ गई है या फिर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी की बात है, तो आप फ्लाइट को लैंडिंग कर सकते हो। अगर आपने लैंड कर लिया फ्लाइट को, फिर आर्टिकल 16 लागू होता है शिकागो कन्वेंशन का, कि आपको प्रोवाइड करना है होस्ट कंट्री जहाँ भी होगी वो लैंड करेगी, राइट टू अबॉर्ड मतलब कि उन्हें उतारना, अबॉर्ड करना, सर्च करना है एयरक्राफ्ट को, कोई प्रॉब्लम थी एयरक्राफ्ट में नहीं आ गई है, तो जब उसके बाद ये लागू होती है। तो ये कुछ चीज़ देखी गई है रिसेंटली, तो आगे मत पढ़ना, मैंने ये पेपर से कॉपी किया। बट द शिकागो कन्वेंशन अप्लाई ओनली, ये याद रखना, ओनली सिविलियन एयरक्राफ्ट। अब ये नहीं होगी कि आप एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट लेके जा रहे हो, ओनली सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए लागू होती है। तो आपको सिविलियन की लागू होती है। उसमें आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि आपको जो सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट परमिट करता है कि विच परमिट सोवरेनिटी स्टेट राइट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इंक्लूड द इन्फोर्स लैंडिंग एट डेजिग्नेटेड एयरपोर्ट इन हिज टेरिटरी, पर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, इतनी ही ये थी। और ये वाले फिगर आपको पूरी याद रखनी है। इंडिया इसका मेंबर है, 193 कंट्री है, इसका मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है, फॉर्मेशन 1944 में, स्पेशलाइज एजेंसी है UN की। अब बस इतना आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो आती है चीज़ों के लिए, तो हिंदुत्व इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दलित मुस्लिम अलायंस, सेकुलर अंडर कास्ट, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दलित मुस्लिम ये हम पढ़ते नहीं हैं।
ये दूसरी जो न्यूज़ आती है ये आती है रिलेटेड टू बच्चे, जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना, जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। क्यों फेस कर रहे हैं? रिगार्डिंग अपने चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि पेंडेमिक टाइम पे सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट उन पे ही जा रहा है। पर्टिकुलर डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं वो चिल्ड्रन कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं, एल्डर कर रहे हैं। लर्निंग फ्रॉम द होम, हमें कुछ सीखना चाहिए उस चीज़ से कि चिल्ड्रन हैव बीन मोस्टली इंडोर फॉर, मतलब पूरे साल से घर के अंदर है। स्पेशली जो इफेक्ट पड़ रहा है छोटे छोटे बच्चे पर पड़ रहा है, क्योंकि उनकी ऑनलाइन एजुकेशन उन्हें आज तक पता ही नहीं, इतना चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि जो एजुकेशन के बारे में है। फिर शो कर रहा है, एक डिसइंटरेस्ट शो कर रहा है, लैक ऑफ मोटिवेशन बच्चों के अंदर आ रहा है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। पेरेंट्स को फ़ोन, इधर जो गेमिड साइड है, चैटिंग, उनसे बच्चे बिजी रहते हैं, फ्रेंड्स में फ़ोन ले लेते हैं। अगर पेरेंट्स ने फ़ोन हाइड भी कर लेते हैं, वाईफाई बंद कर देंगे, ये कर देंगे, पर वो रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा देना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन है। स्क्रीन टाइम बच्चा बढ़ता जा रहा है, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस फीलिंग बढ़ रही है। चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट चल रहा है तो उसमें भी बच्चे चीट कर रहे हैं। नियर द वे टू मेकिंग द वर्चुअल क्लास एंगेजिंग द फन द परहैप द अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे उन सब चीज़ों का मेंटेन रखो। वाइल इन द क्लासरूम टीचर तो स्पेशल अटेंशन देता था, पर अब तो पेरेंट्स को ही देनी पड़ेगी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो एक तरह से वही सारी इसमें अच्छी अच्छी बातें की गई हैं। कुछ इन्होंने बताया कि कैसे आप कर सकते हैं टू हेल्प देयर चिल्ड्रन, एजुकेशन में हेल्प करो, ठीक है, उसे एंटरटेनमेंट थोड़ा रखो। हाई स्कूल के जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट इशू में फेस करें, लेबोरेटरी नहीं है, फील्ड विजिट नहीं है उनके पास, तो पेरेंट्स मीट देयर वंस ए ईयर, मतलब कुछ ऐसे ही पेरेंट्स हैं जो एक साल में पहले मिलने आते हैं बच्चों से अपने। नॉट ए प्रॉब्लम फॉर ऑल द स्टूडेंट, पर कुछ स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, सोशल लाइफ फेस कर रहे हैं, पोस्टपोन हो गए कॉलेज के एग्जाम, उसके हिसाब से कर रहे हैं। पेंडेमिक डिवाइड द रिच एंड पुअर, कि जिनके पास एक्सेस है चीज़ों का वो ठीक है यूज़ कर रहे हैं, वरना जिनके पास एक्सेस नहीं है स्मार्टफोन, कंप्यूटरिंग का, इंटरनेट का, वो चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स को कैसे हेल्प करनी चाहिए? इम्प्रूव ओनली व्हेन द पेंडेमिक जो हैबिट है, स्कूल रीओपन होंगे, हैप्पी, आपको एक तरह से प्रोएक्टिव पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना है, बिग इम्पैक्ट ऑफ द चिल्ड्रन, पिकअप करना है क्विकली पेरेंट्स के फियर को, मतलब जो आपका फियर है थोड़ा कम रखो। उससे क्या होता है, बच्चे के सामने गलत इफेक्ट जाता है, उसे फियर आ जाए ना पेरेंट्स का, तो बातें छुपानी स्टार्ट कर देता है। वही सब चीज़ें बात की है कि आपको उस फियर को कम रखो, बच्चों से घुल मिल के बात करो, कि ट्रेन करो देयर चिल्ड्रन टू कुकिंग के लिए, अगर वो घर में है तो कुकिंग, क्लीन, फोकस रखो हाइजीनिक पे, उसे सिखाओ कि क्या चिल्ड्रन को कुक कैसे किया जाता है, क्लीन कैसे किया जाता है, तो इन सब चीज़ों में उसको अंदर व्यस्त रखो। ये साइन है, इंडिकेटर है चिल्ड्रन हैविंग द ट्रबल है चीज़ों के बारे में। आप ध्यान रखो कि रूटीन क्या है, सोने का, खाने का, एंजाइटी फीलिंग तो नहीं है, इस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है चिल्ड्रन के ऊपर। ये सारी चीज़ों की बात इन्होंने की गई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज कराओ, आउटडोर गेम, अगर थोड़ा रिलैक्सेशन मिलते हैं कोविड-19 में, तो इन सब चीज़ों पर आप काम करो। तो फ्रेंड्स, इतना ही था आज की जो एडिटोरियल के अंदर था। मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को बंद करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। थैंक यू सो मच।